अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हब। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन 1950। इसको यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 377 भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन की क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है और मैं क्यों इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, और इसका ताल्लुक है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के साथ के जब जब सिक्योरिटी काउंसिल अपने जो पावर्स हैं, जो वीटो पावर्स कंट्रीज हैं, वो जब भी मैनिपुलेट करते हैं तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ तो उनकी पावर्स घटा दी जाती, यहाँ पर जनरल असेंबली को कुछ पावर्स दी जाती। तो इस रेजोल्यूशन में जनरल असेंबली को कुछ पावर्स दी जाती हैं ताकि वो जो पीस और सिक्योरिटी का जो प्रोसेस है वो मेंटेन रहे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमने इस लेक्चर के ऊपर, इस जो यूनाइटेड नेशंस के ऊपर और भी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप चाहें तो वो विज़िट कर सकते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए यूनाइटेड नेशंस के लिए। थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं इसके ऊपर। देखिए 1945 में रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि कम्युनिस्ट माओ का चाइना था, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है एक रेवोल्यूशन के बाद। तो P5 कंट्रीज में उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से रशिया जो है वो भी कम्युनिस्ट होता है, तो वो एक तरह से बाइकआउट करता है, प्रोटेस्ट का मुजाहरा करता है। तो बाइकआउट करता है वो जनवरी 1950 से लेके अगस्त तक। उस दौरान कोरियन वॉर भी स्टार्ट हो जाती है 25 जून को। तो जब रशिया एब्सेंट होता है तो जो यूएसए होता है और उसके साथ जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वो इसका फ़ायदा उठा के दो रेजोल्यूशन पास करवा देते हैं। तो एक और रेजोल्यूशन पास होना होता है जिसकी बाद जो है यूएन के जो है अथॉरिटी के नीचे ट्रूप्स जाएंगे कोरियन वॉर को एक तरह से हैंडल करने के लिए। जब रशिया को ये बात पता चलती है तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है और इस चीज़ को वीटो करवा देता है। तो फिर वो एक तरह से रेजोल्यूशन ही ज़ाया हो जाता है। अब ये हर दफ़ा अगर कुछ कोई ऐसी जंग की हालात पैदा हो जाती है, एक अग्रेसिव कंट्री होता है वो दूसरे कंट्री को इन्वेड कर देता है, और वीटो पावर्स कंट्रीज में से अगर किसी के इसमें इंटरेस्ट होता है तो वो वीटो कर देगा। इस चीज़ को देखते हुए यूएसए और उसके कुछ एलाइज होते हैं, वेस्टर्न एलाइज, वो रेजोल्यूशन ये पेश करते हैं, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, ताकि अवॉइड किया जाए रशिया का वीटो पावर। ये अक्टूबर में पेश किया जाता है और इसको पास किया जाता है 3 नवंबर 1950 को। इसके ऊपर 14 डेज तक डिस्कशन चल रही होती है कि इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। इसको 52 कंट्रीज पॉजिटिव वोट देते हैं और 5 नेगेटिव और 2 एब्सटेंशंस होते हैं। तो ये एक तरह से पास हो जाता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं रेजोल्यूशन के, मतलब रेजोल्यूशन में ऐसा क्या होता है कि ये इतना अहम हो गया। जनरल असेंबली कैन कॉल स्पेशल सेशन, तो जनरल असेंबली को एक स्पेशल इमरजेंसी सेशन बुलाने की अथॉरिटी मिल गई। इसके लिए उसको या तो सिक्योरिटी काउंसिल के 9 जो वोट्स होते हैं अप्रूवल के वो मिल जाएं, अगर वो नहीं तो वो अपने ही जनरल असेंबली के अंदर ही मेजॉरिटी वोट्स लेके एक इमरजेंसी सेशन बुलवा सकता है। If Security Council fails to protect world peace or to prevent aggression, then General Assembly shall consider the matter. तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल आपस में एक तरह से अगर उनकी एक कंसेंसस नहीं बनती और वो फेल हो जाते हैं पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में, तो ये जनरल असेंबली के पास मामला चले जाएगा, वो उसको हैंडल करेगा। जनरल असेंबली कैन यूज आर्म्ड फोर्सेस, तो इस तरह से जनरल असेंबली को ये भी पावर दी गई कि अगर इतना ज़्यादा सिक्योरिटी और पीस को ख़तरा है तो आर्म्ड फोर्सेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 14 मेंबर्स पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन, तो उसी दौरान 51 से लेकर 52 तक एक 14 मेंबर्स की पीस ऑब्जर्वेशन कमीशन भी बनाई गई, जो कि कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में जाके उन मामलात को देखेगी कि यहाँ पे कैसे हालात हैं, उनको ओवरलुक करेगी और रिपोर्ट बना के जनरल असेंबली को देगी। पर इसमें जो कॉन्फ्लिक्टेड कंट्रीज होते हैं, जो एरियाज होते हैं, जो स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर ये मामला चल रहा होता है, उनकी जो है इजाज़त भी लेनी लाजमी होती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी थी, इसमें क्या क्या एक तरह से किया गया है आज तक। तो देखिए यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन को 12 बार इम्प्लीमेंट किया गया है। एक तरह से 10 या 11 इसके इमरजेंसी सेशंस बुलाए गए हैं
جب جب کوئی بڑا معاملہ پیدا ہوتا ہے 1951 سے لے کے 1997 تک 12 سیشنز آ گئے تھے. تو ان سیشنز میں کبھی جو ان نے ایمرجنسی فورس جو ہے ایک بنا کے بھیجی اس کنٹری میں، جس کو یو این ایمرجنسی فورس بھی یونیف بھی کہا جاتا ہے. وہ ایک فورس ہوتی ہے، مختلف کنٹریز اس میں کنٹریبیوٹ کر کے ایک فورس بنا کے بھیجتے ہیں. اس کے بعد امیجیٹ ودرال آف فورسز. تو یہاں تو ایک ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ امیجیٹلی فورسز کو ودرا کیا جائے. اس کے بعد آتھورائزنگ ملٹری سینکشنز. یہاں پر ایک کنٹری کے اوپر ملٹری سینکشنز بھی لگائے جاتے ہیں، جس طرح سے اسرائیل کے اوپر بھی لگائے گئے تھے. امیجیٹ سیز فائر کا بھی کہا جاتا ہے، جس طرح فلسطین میں کبھی بھی کچھ ہوتا ہے تو امیجیٹ سیز فائر کا کہا جاتا ہے. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کتنی ہے یہ الگ بات ہے. کلیکٹیو میجرز لینے کا بھی کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کبھی کبھار کہ کنٹریز مل کے کچھ ایسے میجرز کریں یا اپنی طرف سے ہی بس سینکشنز لگا دیں. تو یہ بھی اس طرح سے امپلیمنٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد ارجنٹ والنٹری کنٹریبیوشن. کبھی کبھار کنٹریز کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں. یا پھر کمیشن آف انکوائری انٹو فورن انٹرونشن. تو کسی ملک میں ایک فورن انٹرونشن کی وجہ سے پیس اینڈ سیکیورٹی وہاں پہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر انکوائری بھی کرانا اس کے دائرے میں آ گیا. اور فورن فورسز کو بھی نکلوانا، ان کو کہنا کہ آپ یہاں سے ایک کنٹری سے نکل جائیں، یہ بھی یو این کے دائرے میں آ گیا. تو یہ سب اس ریزولوشن میں تھا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیں گی. ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں. اللہ حافظ.